गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड का एक एक्सपेरिमेंट समझाएंगे। डी शॉर्टिज ब्रिज की सहायता से अज्ञात संधारित्र की धारिता ज्ञात करना टू डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ एन अननोन कैपेसिटर यूजिंग डी शॉर्टिज ब्रिज। तो डी शॉर्टिज ब्रिज से हमारे को कोई कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। तो उसके लिए हमें पहले डी शॉर्टिज ब्रिज को समझना पड़ेगा। तो डी शॉर्टिज ब्रिज को समझने से पहले आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र के अंदर देखिए, ये आप इससे फैमिलियर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप सभी जानते हैं 4 रेजिस्टेंसेस को अगर हम कुछ इस तरीके से लगाएं और उनके इन 2 एंड्स पर हम एक डीसी बैटरी लगा दें और यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो और डीसी से जब हम धारा प्रवाह करेंगे तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो दाईं ओर या बाईं ओर कहीं पर भी विक्षेपित होती है। PQRS को अगर हम प्रॉपरली सेट करें तो एक अवस्था आएगी जिसमें गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप नल डिफ्लेक्शन देता है। ये जो नल डिफ्लेक्शन की जो पोजीशन है इसमें हम क्या कहते हैं कि जब ये बैलेंस्ड पोजीशन है या संतुलन की अवस्था कहलाती है और ऐसी स्थिति में P/Q हमेशा R/S के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज व्हीटस्टोन ब्रिज की वेरीफाइड है और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। अब इसी ब्रिज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके डी शॉर्टिज ब्रिज बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए 2 रेजिस्टेंसेस तो वैसे के वैसे ही हमने रख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस की जगह हमने 2 कैपेसिटर काम में ले लिए। ये एरोज मैंने इसलिए बनाए क्योंकि ये सभी वेरिएबल है, इनको बदला जा सकता है। अब जैसे ही हम इन 2 रेजिस्टेंसेस की जगह 2 कैपेसिटर लगाते हैं तो यहाँ पर अब हम डीसी बैटरी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से डीसी कभी भी फ्लो नहीं करती। इसका जो रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होने के कारण ये डीसी करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा। तो हमारे पास क्या है, हम इसकी जगह एसी सोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर या दोलित्र हम यहाँ पर काम में लेंगे। अब जब हमने ऑसिलेटर लगा दिया तो ये गैल्वेनोमीटर भी डीसी पे काम करता है, तो ये भी काम में नहीं आ सकता है। तो हम इसकी जगह एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी हेडसेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपने एक हेडफोन्स यूज कर लिए जिसमें आपको आवाज सुनाई देती। तो आवाज सुनने के लिए आपको ये जो दोलित है इसको ऑडियो रेंज में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर श्रव्य आवृत्ति दोलित या ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर काम में लेंगे। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी 20 से 20 किलो हर्ट्ज की रेंज के होते हैं। हमारे कान जो हैं वो साउंड को 1 किलो हर्ट्ज पे या 3 डेसिबल्स पे बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करते हैं। इसलिए हम नॉर्मली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इसको सेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है। जैसे ही आपका ये पोजीशन जो है इसके अंदर हम वेरिएबल्स के मान रखेंगे तो आपको हेडफोन के अंदर से एक ऊँची सी आवाज, एक श्रिल सी वॉइस सुनाई देगी। जब हम इन सारे वेरिएबल्स को एडजस्ट करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब आपको हेडफोन पे आवाज सुनाई बिल्कुल नहीं देगी या बहुत न्यूनतम आवाज आपको सुनाई देगी। वो अवस्था होती है हमारी संतुलन की अवस्था। अब इसके अंदर संतुलन की अवस्था में वही सूत्र हम लगाएंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाया था। R1/R2 बराबर X1/X2 लेंगे। यहाँ पे यहाँ C1 और C2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि R और C आपस में तुलनात्मक राशियां नहीं है। हम हमेशा तुलना समान राशियों की करते हैं। तो C के जो कंपैरेबल राशि R के रिस्पेक्ट में है वो है उसका रिएक्टेंस। तो हम यहाँ पर रिएक्टेंस X1 और X2 ले लेते हैं। X1 का मान 1/jωC1 होता है और X2 का 1/jωC2। अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा R1/R2 बराबर C2/C1।
अब इस फॉर्मूले में जो भी राशि एक अज्ञात है और 3 अगर ज्ञात है तो हम अज्ञात राशि बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे करके देखना है। हमें यहाँ C2 अज्ञात दी हुई है और 3 राशियां हमारे को ज्ञात हैं। तो अब हम पहले इसका बॉक्स देखेंगे कि इस बॉक्स किस तरीके से है, इसका जो सेटअप है वो किस तरीके से, फिर हम इस प्रयोग को समझेंगे। तो देखिए ये हमारा डी शॉर्टिज ब्रिज है जो हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जैसा हमने बोर्ड पे समझा था वही डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 रेजिस्टेंसेस हैं, C1 और C2 आपके 2 कैपेसिटेंसेस हैं और यहाँ पर एक ऑसिलेटर का निशान बना हुआ है जहाँ हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हेडफोन लगाने के लिए स्थान दिया हुआ है। इसमें 2 एडिशनल पॉइंट्स और दिखाई देंगे, वो हम इस प्रयोग में काम में नहीं लेंगे, तो इनको आप ओपन ही छोड़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर 4 बैंड स्विचेस दिए हुए हैं। चारों बैंड स्विचेस जो हैं वो इन चारों R1, R2, C1, C2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका ये है, इसका ये बैंड स्विच है, ऐसे ही इनके बैंड स्विचेस हैं। अब अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो हर एक के ऊपर R1 के ऊपर लिखा हुआ है 100 ओम्स प्रति स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब बैंड स्विच को मूव करते हैं तो हर बार 100 ओम्स का रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। ऐसे ही इसके R2 में भी 100 ओम्स पर स्टेप लिखा हुआ है। ऐसे ही C1 के अंदर 0.1 माइक्रोफैरेड पर स्टेप लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी आप जैसे ही इनको चेंज करते हैं 1 बाय 1 तो 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर इसमें ऐड अप होता चला जाता है। तो ये 4 हैं। अब इसमें आप ये कहेंगे कि इसमें तो सभी चीज़ें हमारी ज्ञात हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डी शॉर्टिज ब्रिज है। अब देखिए इसके अंदर जो ये मैंने बैंड स्विचेस के बारे में आपको बताया है, ये जो बैंड स्विचेस हैं ये एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हमारे, बहुत सारे रेजिस्टर्स हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। इनको आप व्यू भी कर सकते हैं। देखिए इस बोर्ड के मैं पीछे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये बैंड स्विच है और इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है, एक कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर्स का जो एक हैंड है वो तो इसके कॉमन एंड से जुड़ा होता है और बैंड स्विच के अलग अलग एंड्स पर इन कैपेसिटर्स का अलग अलग सिरा जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप इसके अंदर बैंड को चेंज करते हैं तो आपको अलग अलग कैपेसिटर्स या अलग अलग रेजिस्टर्स मिलते हैं। तो ये इसके बैक साइड में जो कनेक्शन है वो आपको मैंने दिखाए हैं। अब इसके अंदर हम 2 चीजें काम में लेंगे। एक तो है हमारा हेडफोन। तो हेडफोन हमारा सिंपल जैसे हम हेडफोन्स होते हैं, ये देखिए ये हमारा हेडफोन है। इसमें 2 वायर्स हमारे निकले हुए हैं जो हम यहाँ पर जहाँ प्रॉपर जगह है वहाँ पर लगा देते हैं। इसमें ध्यान रखिए प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो आप किसी भी सिरे को किसी भी सिरे पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। साथ ही साथ आपको एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की ज़रूरत है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के लिए आपको दिखाती हूँ। हमारे पास लैब में 2 प्रकार के ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर अवेलेबल हैं। एक तो है हमारा ये फंक्शन जनरेटर। ये हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जो यहाँ से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ये ऑन हो गया हमारा। इसमें मैंने क्योंकि 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखनी है, इसलिए आप देखिए मैंने इसको 10 की रेंज पर सेट किया है और यहाँ जो स्केल है उसको भी 10 पे करा है, जिससे 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मुझे अभी इससे प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन है। साइन वेव भी आ सकती है, ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव तीनों मिल सकती हैं। मैंने इसको साइन वेव पे सेट किया हुआ है। तो ये आपको नॉर्मली लैब में सेट करके दिया जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा वेरी करने नहीं है। अब इसका आउटपुट जो है वो ये 2 टर्मिनल्स आपको दिए हुए हैं, इनको देखिए। ये 2 एंड्स जो हैं इन पर हमारे यहाँ से हम इनका आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 वायर्स लगाएंगे और उनको हम
इस डी-शॉर्टी ब्रिज के इन दो एंड्स पर कनेक्ट कर देंगे। फिर आप ध्यान रखिए, इसके अंदर भी ऑसिलेटर में साइन वेव आ रही है जिसमें प्लस माइनस कोई सेट नहीं होते, इसलिए दो वायर्स वहां से निकाल के आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना आपको। जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और ऐसे ही मैंने दूसरा सिरा यहाँ पर जोड़ा और यहाँ मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। अभी टेबल भी दिखाऊंगी इसके अंदर बोर्ड पे बनी हुई, लेकिन आपको बता देती हूँ इनिशियली इस प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले इन नॉब्स को हमें घुमाकर ज़ीरो करना है। अब देखिए, इस प्रैक्टिकल को हम बहुत सारे बच्चे बार बार करते हैं, तो वैसे तो यहाँ पर एक निशान लगा हुआ होता है जो हमें ज़ीरो की पोजीशन बताता है, लेकिन इनको बार बार यूज़ करने के कारण ये थोड़े से लूज़ हो जाते हैं और ये पोजीशन सही नहीं बता पाते। इसलिए आप इनको रोटेट करके देखिए, और जब ये रोटेट होना बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत लगाइए जोर, हल्का सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अब और चेंज नहीं होगा, तो उसको हम ज़ीरो की पोजीशन मान लेते हैं। तो इनिशियली मैंने सारी चीज़ें ज़ीरो पर सेट कर दी। अब मैं C2 क्योंकि मुझे ज्ञात करना है और यहाँ ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, C2 को मैं किसी एक मान पर सेट कर दूँगी। जैसे मान लो मैंने इसको 0.1 माइक्रोफैरड पे सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे प्रयोग करने के लिए इन तीनों मानों से वो स्थिति लानी है जब इस हेडफोन में आवाज़ आनी बंद हो जाए। तो मैं इसको मान लो इसको 100 पे रखा, इसको भी 100 पे रखा। अब मैं इसको कान से इसको सुनते हुए, इसको कान से सुनते हुए, कान पर लगा लेना, पूरा पहनने की ज़रूरत नहीं, एक कान पे ही आप सुन लीजिए। सुनते हुए आप इसकी वैल्यू बदलिए। तो जिस मान पर इसका मान 0 आपको आवाज़ सुनाई आनी बंद हो जाए, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। ये अभी मैं टेबल पे भी दिखाऊंगी। मैंने क्या करा, R1 को 100 पे रखा, R2 को 100 पे रखा, C1 का मान तब तक बदलती रही जब तक कि ये मान इसमें आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई या न्यूनतम नहीं हो गई। उसके लिए मैं इन तीनों मानों को रीड कर लूँगी। अब रीड आपको करना आ गया, क्योंकि ये अभी 0 पे था, मैंने एक बार ही इसको बदला है, इसलिए ये 100 ओम हो गया, ये भी 100 ओम हो गया, और इसको भी मैंने एक ही बार बदला है, तो ये 0.1 माइक्रोफैरड हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिख लूँगी, और ऐसे ही मैं बार बार, अब इस प्रयोग को मैं जब कर रही हूँ तो C2 को मैंने एक वैल्यू पर सेट कर रखा है, इसको मैं इस प्रयोग के दौरान नहीं बदलूंगी। जब इसका मान मैं निकाल लेती हूँ एक सेट के लिए, उसके बाद जब मुझे दूसरा सेट करना है तभी मैं C2 का मान बदलूंगी। तो अब ये हम चीज़ उस पर टेबल कैसे बनेगी और कैसे प्रयोग होगा वो समझ लेते हैं। तो जैसे हमने उस बोर्ड में समझा है, हम अब टेबल देख लेते हैं कि हम सबसे पहले C2 को 0.1 माइक्रोफैरड पे सेट कर देंगे। अब हम इसको इस प्रयोग के दौरान, ये हमारी वैल्यू है जो हमें प्रयोग द्वारा ज्ञात करनी है, इसको हमने सेट करके यहाँ पर रख दिया, इसको हम प्रयोग में छेड़ेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया था, R1 और R2 को 100 ओम्स पर हम रख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप 100 ओम्स करेंगे और C2 का मान ऑलरेडी 0.1 दिया हुआ है, तो आपको एक हेडफोन में आवाज सुनाई देती है। अब आप C1 की वैल्यू स्लोली वेरी करें, और जिस पर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब आवाज आनी बंद हो जाए, उसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसी प्रकार अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस रेशो को 200 कर दीजिए। ये कोई भी रखा जा सकता है, मैंने थोड़ा सा सरलता के लिए सेम रेशो रखा है। तो R1 को अब दूसरी बार मैं 200 और R2 को भी 200 ले लेती हूँ। दोबारा से C1 का मान बदल के देखूंगी, जहाँ हेडफोन में आवाज आनी बंद हो जाएगी उसको मैं यहाँ नोट कर लूंगी। इन तीनों की मदद से बाय फॉर्मूला मैं C2 का मान ज्ञात करूंगी।
C2 का मान ज्ञात करने के बाद कैलकुलेशन गणना के द्वारा C2 का मान प्राप्त होगा, जो मैं यहाँ लिख दूंगी। और इन दोनों का मान मैं यहाँ माध्य निकाल के यहाँ माध्य मान लिख देती हूँ। तो ये हमारा वन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया। दूसरी बात, C2 का मान मैं बदलूंगी, अब की बार 0.2 माइक्रोफैरड रख दूंगी और इसको अब मैं नहीं बदलूंगी, यानी मेरा जो आंसर आना है वो 0.2 के आसपास आना चाहिए। एग्जैक्टली 0.2 आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट उसके नजदीक आना चाहिए। और ये पूरा टेबल बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे मैंने पहले 0.1 माइक्रोफैरड के लिए बनाई है, और उसमें भी हम C2 का मान ज्ञात करेंगे और माध्य C2 निकालेंगे। तो हमारे पास दो टेबल्स हो गई, एक C2 0.1 की और एक C2 0.2 की। दोनों के रिस्पेक्ट में हम त्रुटि ज्ञात करेंगे। त्रुटि हमारी क्या होगी, हमारा जो वास्तविक मान है हमें पता है 0.2 माइक्रोफैरड है या 0.1 माइक्रोफैरड है, और ये हमारा प्रयोग द्वारा प्राप्त मान है। तो दोनों मानों का अंतर जो है वो हमारी त्रुटि हो जाएगी। इसमें त्रुटि अलग निकलेगी, इस वाले प्रैक्टिकल में, इस वाले पार्ट में त्रुटि अलग निकलेगी। और इसके बाद हम इसका परिणाम लिखेंगे। तो परिणाम में ध्यान रखिए, C2 जो है उसके मान या तो एक तो ये प्राप्त हुआ और दूसरा इस वाली टेबल से जो प्राप्त होगा उसको भी लिखा जाएगा। उन दोनों का माध्य मत निकाल के लिख देना, क्योंकि ये रीडिंग अलग है, ये रीडिंग अलग है। इसके साथ ही साथ हम सावधानियां जो हम इस प्रयोग में रखनी है उनका ध्यान में रखते हुए सावधानियां भी प्रयोग में लिखेंगे और इसको प्रॉपर वे में हम अपनी फाइल में लिखेंगे।